बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे नावल का जो है अगला पार्ट हम शुरू कर रहे हैं और बहुत ही आपको पता है अच्छा नावल है रिश्ते मोहब्बत की। चलिए शुरू करते हैं कि आगे क्या हो रहा है रिश्ते मोहब्बत की सेकंड लास्ट एपिसोड के अंदर। साथ एलिज़ा के कमरे का दरवाजा खोला तो रिदा को देख के हैरान हो गया। रिदा, तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? वो भाई जयान भाई ने बुलाया था मुझे अलीज़ा की वजह से, रिदा ने जवाब दिया। तुम बुरा न मानो तो मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाऊं अलीज़ा के पास। साद ने दिली ख्वाहिश जाहिर की। जी भाई, लेकिन ये उठ गई तो आपसे डर जाएगी। जयान भाई ने मुझे बताया था ये डर रही है आपसे। रिदा ने ठहरे ठहर के कहा, कहीं बुरा ही न मान जाए साद को। मैं जानता हूँ ये डर जाएगी मुझे यहाँ देखे, लेकिन ये जैसे ही उठेगी मैं रूम से बाहर आ जाऊंगा। साद ने नरमी से कहा, ठीक है भाई आप बैठे, मैं बाहर रहूं। रिदा रूम से बाहर आ गई। रिदा जाते ही साद ने अलीज़े के पूरे चेहरे पर मोहब्बत की मेहर लगाई। फिर अलीज़े को खुद में समेटकर आंखें मोड़ ली। दोनों ही रात भर के जागे हुए थे, इसलिए एक दूसरे की पनाह में परसकून होकर सो गए। रिदा बाहर कौसर बेगम से बातों में मसरूफ होगी। दवा का आज निकाह था, दवा का रो रो के बुरा हाल था। अम्मी, मैं नहीं करूंगी शादी, कुछ भी करें प्लीज। दुआ अपनी माँ के कदमों में बैठी थी। मेरी बच्ची तू क्यों रो रो के हलकान हो रही है? मैंने कहा ना तेरी शादी नहीं होगी इससे। तू रो मत, बस जैसा तेरी बाई भाभी कह रहे हैं वैसा करती जा। रिफत बेगम ने दुआ को दिलासा दिया। अम्मी आप क्या सोच के बैठी हैं? आहर मुझे भी बताएं। रिफत बेगम के चेहरे पर इत्मीनान देखकर दुआ को तशवीश हुई। वक्त आने पर बता दूंगी, अब जाओ मेहंदी लगाओ, नहीं तो वो तेरी भाभी जलाद भाभी फिर आ जाएगी। रिफत बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, जी अम्मी। दुआ सर झटकते मेहंदी लगवाने चलेगी। जयान अलीज़े साद अभी तक अपनी नींदें पूरी कर रहे थे। 1 बजे करीब अनीक घर आया तो घर में सिर्फ रिदा की आवाज आ रही थी, जो किचन में कौसर बेगम के साथ खाने में पकवा रही थी। ओह ये चुड़ैल कितना बोलती है, घर क्यों नहीं गई अभी तक? अनीक जलता करता अपने रूम में चला गया। क्या पक रहा है मामा? अनीक फ्रेश होकर किचन में आया। बेटा फ्राइड चिकन बनाई है। और वैसे ये मैडम अभी तक यहाँ क्यों है? आज भी खाना खाकर ही जाएगी क्या? अनीक ने बड़े महजब अंदाज में रिदा को ताना मारा। अनीक बुरी बात है, ऐसे नहीं बोलते, चलो जाओ मैं खाना लेकर आती हूँ। रिदा अनीक को नजरअंदाज करती सालन में चम्मच चलाती रही, लेकिन चोर नजरों से अनीक को देख भी रही थी, जो ब्लैक शलवार कमीज में निखरा निखरा सा ब्लाक हसीन लग रहा था। नहीं मम्मा, मैं सबके साथ खाऊंगा, अनीक कहकर रिदा पर एक सख्त नजर डालता रूम में चला गया। आंटी अब मैं भी चलती हूँ, सुबह से आई हुई हूँ ना। रिदा भी घर जाने की तैयार थी, इसका दिल तो नहीं था जाने का, लेकिन वो अनीक के सामने नहीं जाना चाहती थी। इसकी सुबह बातें अभी भी रिदा के दिमाग में गर्दिश कर रही थी। ऐसी कैसे बेटा, खाना तो खाओ। नहीं नहीं मामा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं घर पर खाऊंगी। आज मॉम डैड के साथ मेरा वेट कर रहे होंगे। रिदा ने झूठ बोला, क्योंकि कौसर बेगम ऐसे तैसे जाने नहीं देती। अच्छा चलो ठीक है बेटा, कौसर बेगम ने प्यार से कहा। रिदा ने कॉल करके अपने ड्राइवर को बुलाया और घर आ गई। घर आते ही इससे सरप्राइज मिला। इसके पेरेंट्स सच में इसके खाने पर इंतजार कर रहे थे। बेटा बेटा तुम आ गई, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। आज अब सब साथ खाना खाते हैं। आज मैंने सारी तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनाई हैं, रिदा की वालिदा ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। रिदा तो खुशी से झूम उठी। सच मोम, हम आप साथ खाना खाएंगे? रिदा ने अपनी मोम के दोनों हाथ पकड़कर बेयकीनी से पूछा। हाँ भाई, तुम्हारी मोम सच कह रही है, आज हम अपनी स्वीट एंजल के साथ खाना खाएंगे। यूसुफ साहब रिदा के वालिद ने भी रिदा को खुद से लगाते हुए कहा। हम ठीक है मोम डैड, चलें फिर जल्दी से खाना लगवाएं, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है। रिदा ने पेट पकड़ते हुए कहा। फिर सब ने खुशगवार माहौल में खाना खाया, खूब बातें भी की। रिदा दिल से खुश थी, बहुत खुश। अपनों को साथ पाकर खुश हूँ, तेरे होने के लिए बेकरार हूँ। अलीज़े साथ की बाहों में जरा सी घसमगाई और शायद उठना चाह रही थी। साथ ने फौरन आंखें खोली। अलीज़ा ने भी पूरी खोलकर अपने पहलू में नजर डाली तो आंखों में डर खौफ फैल गया। साथ जल्दी से उठ बैठा। डरो नहीं, मैं जा रहा हूँ, साथ ने हारे हुए मर्द के अंदाज में कहा। रूम से बाहर निकल गया। जयान कौसर बेगम के अंदर से चिपका टीवी देख रहा था। हम जाओ, अम्मी तुम्हारी बेटी उठ गई है, साथ ने बुरा मुंह बनाकर जयान को कहा। यार भाई ऐसे तो नहीं बोले, आप जानते हैं इसकी बेटी इसकी हालत, अब ऐसे में मुझे नहीं छोड़ रही तो मैं क्या करूं? जयान ने आईना दिखाया साद को। अच्छा भाई कुछ नहीं कहता, जाओ। साद चिढ़ ही गया था। जी। जयान कमरे में चला गया। जयान भाई आप कहाँ चले गए थे? वो शैतान फिर आ गया था। लीज़ा हंसी हुई। मेरा बच्चा मैं यही था, अब तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम खाना खाएंगे, तुम्हारा बुखार भी उतर गया है, अब तुम्हें दलिया नहीं खाना पड़ेगा। जयान ने प्यार से अलीज़े का चेहरा हाथों के प्याले में भरते हुए। ठीक है भाई। अलीज़े वॉशरूम में चली गई। जयान अलीज़े ने रूम में खाना खाया, बाकी सब ने खाना की मेज पर खाया।
शाम को वक्त दरवाजे में दस्तक हुई। साद ने दरवाजा खोला तो सामने मौलवी साहब थे और हरी कमीज वाले शलवार कमीज में मौलवी साहब जैसी उम्र के बुजुर्ग भी थे। साद के चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट फैली। अस्सलाम वालेकुम। साद ने अदब से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन बुजुर्ग ने जवाब दिया। साद थोड़ा शर्मिंदा सा हो गया क्योंकि इसने पूरा सलाम नहीं किया था। आए अंदर। साद ने शर्मिंदगी छिपाते हुए कहा, आओ इब्राहिम। मौलवी साहब ने अपने दोस्त को अपने साथ आने की दावत दी। वो दोनों अंदर गए। मौलवी साहब और उनके साथ आए बुजुर्ग को देखकर सबकी खोई हुई मुस्कुराहट इनके चेहरों की चमक बनकर वापस आई। कौसब बेगम ने अदब से दुपट्टा ओढ़ा और दोनों बुजुर्गों को सलाम किया। दुआ सलाम के बाद अलीज़ी के साथ हुए सारे वाक़यात मौलाना इब्राहिम के होशी गुजारे। मुझे बच्ची से मिलवा। मौलाना इब्राहिम ने नरमी से कहा, जी जयान, जाओ अलीज़ा को लेकर आओ। जी भाई। जयान कमरे में गया और अदब से अलीज़ा को दुपट्टा उड़ाया और रूम से बाहर ले आया। साथ को देखकर अलीज़ा सब भूल गई। जयान भाई, इस शैतान को भगाओ, मुझे मार देगा ये भाई, इसको भगाओ। अलीज़ा साथ को देखकर जयान के पीछे छुप गई। मौलवी इब्राहिम ने साथ को अपने पास बुलाया और साथ के सर पर एक हाथ रखकर आंखें बंद की और कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। फिर एक फूंक साथ के पूरे जिस्म पर मारी। साथ को अपना वजूद हल्का होता हुआ महसूस है, जैसे इसके कंधों पर से बहुत सारा वजन उतर गया हो। तुम पर जादू हुआ था, तुम्हें तुम्हारी बीवी से दूर रखने के लिए। मौलवी इब्राहिम ने सबको झटका दिया। क्या इसकी वजह से मेरी बीवी मुझसे डर रही थी? साथ ने तहसी जाई। बिल्कुल बेटा, तुम्हारे अंदर तुम्हारी बीवी को तुम नहीं एक शैतान नजर आ रहा था। मौलाना इब्राहिम ने सबको तफसील बताई। क्या तुम्हें अपने अंदर बदलाव महसूस नहीं हो रहा? जी, और ऐसे लग रहे हैं मेरे ऊपर से मनोबोझ उतर रहा गया हो। साथ ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जाओ अपनी बीवी के पास। मौलाना इब्राहिम ने साथ को हुक्म दिया। लीज़े अभी भी डरी सेमी सी जयान के लंबे चौड़े वजूद के पीछे छुपी थी। साथ आहिस्ते से कदम उठाकर जयान के पास गया तो मोहब्बत भरे लहजे में गोया हुआ, लीज़े बाहर आओ, मैं आ गया हूँ। अलीज़े ने पहले डरते डरते जयान के पीछे से थोड़ा झांका और साथ को सामने खड़ा देख बिना किसी की परवाह किए साथ के चोर सीने से जा लगी। साथ आप कहाँ चले गए थे? लीज़ा साथ के सीने में छुपी रोई जा रही थी। अच्छा बस, मैं आगे रोना तो बंद करो आप। साथ ने नरमी से लीज़ा को खुद से दूर किया और इसकी आंसू बुझो। देखो सामने कौन आया है। साथ ने इब्राहिम साहब की तरफ इशारा किए। कौन है ये? अलीज़ा ने इब्राहिम साहब का जायजा लेते हुए कहा, ये मौलाना इब्राहिम है, ये तुम्हारा इलाज करने आए हैं। साथ ने नरमी से जवाब दिया, मेरे पास आओ। मौलाना इब्राहिम ने लीज़ा को अपने पास बुलाया। साथ अलीज़ा का हाथ पकड़ मौलाना इब्राहिम के पास ले आया। मौलाना इब्राहिम ने अलीज़ा के सर पर हाथ रखा और आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लग गई। काफी देर पढ़ने के बाद मौलाना इब्राहिम ने अलीज़ा पर दम किया। साथ बेटा, मुझे इस बच्ची के थोड़े से बाल काट के दो। मौलाना इब्राहिम की बात सुनकर साथ पहले तो हैरान हुआ, फिर अलीज़ा की चोटी में से थोड़े से बाल काट कर मौलाना इब्राहिम को दिए। मौलाना इब्राहिम ने कुछ पढ़कर बालों पर फूंका और बाल जमीन पर रख दिए। देखते ही देखते बालों में आग भड़क उठी और जलकर खाक हो गए। ये मंजर देखने वाले सब नफूस अपनी अपनी जगह जामद हो गए। हर सो खामोशी फैल गई। इस खामोशी में मौलाना इब्राहिम की आवाज़ ने तोड़ा, साथ मुझे अपना कमरा दिखाओ। जी आए। मौलाना साहब ने साद इब्राहिम को कमरे में ले गए। इन्होंने वहां भी दम दरूद किया और बाहर आ गए। बेटा, अब तुम्हें तुम्हारी बीवी का कोई खतरा नहीं। मैंने हर बला इस मालिक के हुक्म से इस घर से दूर कर दी है। क्या मुझे बता सकते हैं ये सब किसने किए? साद ने जबरदस्ती से कहा, बेटा मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, वो दुश्मन है तुम्हारी बीवी की। इसने ये सब तुम्हें हासिल करने के लिए किया था। जितना हो सके इस मासूम बच्ची को इससे दूर रखो। इसने इसके बाल पर काला इल्म करवाया था, इसी वजह से इसके बुरे ख्वाब आते थे। अब कोशिश करना इसकी कोई भी शे इसके हाथ न लगे। मौलाना इब्राहिम की बात सुनते ही साद को सिर्फ अलीज़ी की एक ही दुश्मन नजर आई, साइमा। साद की जुबान से अदा हुआ, मौलाना साहब साइमा है ना वो? मुझे बताएं, साइमा है ना? साद ने आगे बढ़कर पूछा। हाँ बेटा, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? इस पूरी दुनिया में मेरी बीवी की एक ही दुश्मन है, साइमा। साद एक एक लफ्ज चिबा चिबा कर कहा। बेटा गुस्सा नहीं करो, गुस्सा हराम है, तहम्मुल से काम लो। मौलाना साहब ने साद का गुस्सा ठंडा करना चाहा। साद मौलाना साहब के एहतराम में चुप हो गए, लेकिन उसके दिल में आग लगी थी। कुछ देर में मौलाना इब्राहिम मौलाना साहब रुखसत हो गए। मेरी प्यारी गुड़िया, तुम ठीक होगी? कितना मिस किया है मैंने तुम्हारा यह हंसता मुस्कुराता चेहरा। अनीक ने लीज़ा के दोनों रुखसार बच्चों की तरह खींचते कहा, अनीक भाई क्या कर रहे हैं? इतने जोर से पकड़ते हैं कोई काल? अलीज़ा ने अपने सुर होते रुखसार सुलाते कहा, आज सब बाहर खाना खाएंगे। अलीज़ा के ठीक होने की खुशी में मेरी तरफ से ट्रीट। साथ ने सबको खुश देखा तो सबकी खुशी में इजाफा किया। सब ने शाम को एंजॉय किया। साथ और अलीज़ा फिर से एक दूसरे के साथ पाकर खुश थे। कौसर बेगम अपने घर की खुशियां लौटता देख खुदा को हुजूर दुआ गो थी। साथ और अलीज़ा का इम्तिहान तो पूरा हो चुका था, लेकिन मोहब्बत का रिश्ता सिर्फ साथ और अलीज़ा का तो नहीं था, जियान और दुआ का भी था। इनको भी हिजर की रातें गुजारनी थी, अपनी सच्ची मोहब्बत का इम्तिहान लेना था।
رات 10 بجے قریب سب گھر لوٹے زیان کو دعا کا خیال آئے. اس نے بنا سوچے سمجھے دعا کو کال کر دی. دوسری طرف سے کال اٹھائے گی. زندگی کیسی ہو؟ زیان نے محمد سے کہا. میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ ہاں زندگی, وہ بھابھی بیمار تھی, بس اسی وجہ سے تم سے بات نہیں کر پائے. بھابھی ہونے کے ساتھ ساتھ میری بہن بھی ہیں تو تھے, بس اسی وجہ سے تم سے بات نہیں کرتا. سوری زندگی, مجھے معاف کر دو. میں کل ہی رشتہ لے کر آ جاؤں گا. دعا بیوٹی پارلر میں بیٹھی خود کو رونے سے روک رہی تھی. اس کا دل چاہ رہا تھا پھوٹ پھوٹ کر رو دے. چیخے چلائے سب کو بتائے, دیکھو محبت کرنے والے ایسے ہی بچھڑتے ہیں. لیکن اسے سکین کا گلا گھونٹتی, صرف اتنے کہہ پائی, زیان آپ نے بہت دیر کر دی. آج شادی ہے میری, پلیز آئندہ مجھے کال نہیں کریے گا. دعا نے کال کاٹ دی. زیان صدمے کی حالت میں بیٹھا موبائل کو تکتا رہا. زیان نے خود کو سنبھالا, دوبارہ کال کی, 1 بار 2 بار, لیکن کال نہیں اٹھائے گی. دعا بار بار آتی, کال کو دیکھتی, اپنے آنسو پینے صاف کرتی, لیکن اب اس میں ہمت نہیں تھی. کال اٹھا کر زیان کو درد سنتی بے آواز رو رہی تھی. اتنے میں رفت بیگم آ گئی. بیٹا چل تیار ہوگی. رفت بیگم نے دعا کا سجا سنورا روپ کالی چادر میں چھپایا اپنے ساتھ لے گی. نہیں نہیں دعا, تم ایسے نہیں کر سکتی میرے ساتھ. فون اٹھاؤ پلیز, فون اٹھاؤ. زیان بار بار کال کر رہا تھا, لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا. اگلی ہی پل زیان کا موبائل زمین کی زینت بن گیا. زیان نے پوری قوت سے موبائل زمین پر دے مارا اور موبائل زیان کے دل کی طرح ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. نہیں نہیں دعا, آؤ واپس آ جاؤ میرے پاس. کمرے کی دیوار زیان کی چیخوں سے لڑ اٹھی. دعا میری زندگی واپس آ جاؤ پلیز, دعا میں مر جاؤں گا. زیان کی چیخ پکار سن کر سب گھر والے زیان کے کمرے میں آ گئے. ساتھ میں زمین پہ بیٹھے روتے بھلکتے زیان کو دیکھے. کیا ہوا میری جان, یہ کیا حالت کر لی تم نے, کیا ہوا ہے؟ ساتھ بکھلایا ہوگا. بھائی وہ چھوڑ کر چلی گئی مجھے, بھائی وہ دعا چلی گئی. زیان نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا. کہاں چلے گی وہ؟ سعد نے زیان کا چہرہ اٹھا کر کہا. جو کسی اور کی ہوگی بھائی, اس کی شادی ہے آج. زیان نے ٹوٹے بکھرے لہجے میں کہا. تم فون کرو اسے, ہم ابھی چلتے ہیں. اس کے بعد روکوا دوں گا اس کی شادی. سعد نے اپنے شرارتی بھائی کی ایسی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی. کوثر بیگم اپنی جگہ ساخت ہوئی تھی. ان کا زیان جو محبت جیسے جذبوں سے دور بھاگتا تھا, ہنستا کھیلتا, کھانا پینا اور عیاش کرنا جس کی زندگی کا مقصد تھا, وہ ایک لڑکی سے محبت کر بیٹھا. علیزے بھی زیان کی حالت دیکھ کر اپنے آنسو نہیں روک پائی. کچھ ہی پل میں اس کا چہرہ آنسو سے بھیگ چکا تھا. بھائی وہ فون نہیں اٹھا رہی, کیا کروں میں, کیسے رابطہ کروں اس سے؟ زیان نے ساتھ کے دونوں بازو پکڑ کر ہلائی. زیان سنبھالو خود کو بیٹا. کوثر بیگم نے آگے بڑھ کے زیان کے کندھے کو تھاما. بھائی ہمت رکھو, ایسا تو نہیں کرو گے, میں ہوں, میں بھی رو دوں گا. انیک نے بھی آگے بڑھ کر زیان کو ہمت لائی. انیک کی آنکھوں میں نیمی اتر آئی. یار انیک, میں نے تجھے بتایا تھا نا کتنا پیار کرتا ہوں, اس سے نہیں رہ سکتا, اس کی بنا پھر کیوں وہ میرے ساتھ ایسے ہوا؟ زیان نے دیوانوں کی طرح کہا ہے. زیان بھائی میں دعا کروں گی, کہتے ہیں دعاؤں سے قسمت بدل جاتی ہے. میں بہت دعا مانگ کروں گی, آپ کے لیے دعا بھابھی واپس آ جائیں گی. علیزے نے زیان کو دعا کی واپسی کا راستہ دکھایا. اور میں دعا کروں گی تمہاری یہ دعا جلدی تو قبول ہو. انیک نے بھی علیزے کا ساتھ دیا. اور آج سعد اس کے گھر والوں کی سب سے دردناک تھی. ساری رات کوئی نہیں سو پایا. سبھی زیان کو اپنی طرف سے ہمت دلا رہے تھے. ہجر کی راتیں گزرنی ہے ابھی ہمیں, جب سے الوداع کہتے ہوئے تجھ کو میں نے. زیان کی زندگی کی گھوگ 1 ہفتہ ہو چکا تھا. آہستہ سے سبھی اپنی زندگی طرف لوٹ آئے سوائے زیان کے. زیان نے آفس جانا, ہنسنا, بولنا, شرارتیں کرنا سب چھوڑ دیا تھا. سارا دن روم میں بیٹھا رہتا اور دعا کو یاد کرتے رہتا. کھانا بھی صحیح سے نہیں کھاتا تھا. سب کے کہنے پر زبردستی تھوڑا بہت کھا لیتا. بس زیان کچھ ہی دنوں میں بیمار نظر آنے لگا. دعا کی یادیں راتوں کو اس کو سونے نہیں دیتی تھی. اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پیدا ہو گئے. اس کی کثیرت جسم میں کافی کمی آئی تھی. اس کی چہرے کی چمک, شرارتیں سے بھرپور آنکھیں اس سے لوٹ گئی تھی. علیزے نے بھی کالج جانا شروع کر دیا. علیزے کو دیکھ کر بہت خوشی تھی ردا, لیکن جب اسے زیان کے بارے میں معلوم ہوا تو اس کی آنکھیں بھی نمکین پانی سے بھری. تو ردا بھی اس سے ملنے آئی تھی, لیکن اس میں پہلے جیسی زندگی رمق نہ دیکھ ردا کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس کو دلاسا بھی دے سکے. گھر کا ہر فرد زیان کی خوشی اور گھر کی رونق واپس لانے کے لیے دعا گو تھا. زیان بھائی علیزے زیان کے بیڈ پر بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی, لیکن وہ ہر بات کا جواب ہو ہاں میں دیتا اور خاموش ہو جاتا. زیان بھائی ہاں, یہ سب میری وجہ سے ہوا نا, نہ میں بیمار پڑتی, نہ سب میرے لیے پریشان ہوتے, نہ دعا بابا بھی آپ سے دور ہوتی. مجھے معاف کر دیں زیان بھائی پلیز. علیزے روتے ہوئے زیان کے آگے ہاتھ جوڑے تھے. نہیں نہیں میری جان, ایسے نہیں بولو, تمہاری وجہ سے کچھ نہیں ہوا, یہ سب ایسے ہی ہونے لکھا تھا. دعا کو ایسے ہی جانا تھا میری زندگی سے تو چلی گئی, تمہارا کوئی قصور نہیں. زیان نے اپنی گڑیا کے جوڑے ہاتھ پکڑ کر نیچے کیے. بھائی پھر آپ پہلے جیسے ہو جائے نا, نہیں تو مجھے ایسا لگتا رہے گا کہ آپ کی اس حالت کی ذمہ دار میں ہوں. بھائی پلیز زندگی کی طرف لوٹ آئے, پلیز میرے پہلے والے زیان بھائی بن جائے. علیزہ نے زیان سے التجا کی. گڑیا جیسا تم کہو گی ویسے ہی کروں گا, بس جو میرے ساتھ ہوا اس کا قصوروار تم خود کو نہیں ٹھکراؤ گی.
जियान ने अलीजा के वार्न करने वाले अंदाज में कहा, ठीक है फिर आप जल्दी से उठें और खाना खाएं। सबके साथ, ठीक है चलो खाना खाते हैं। जियान जबरदस्ती मुखाया। सब जियान को देखकर बहुत खुश है, लेकिन जियान की पहले वाली शरारतें बातें जियान के दिल के किसी कोने में छुप गई। क्यों खुश है आज मेरी जान इतनी अलीज? साद ने अलीजे को खुद में समेटते हुए कहा। जियान भाई की वजह से इन्होंने आज सबके साथ खाना खाया, बातें की। खुश तो मैं भी हूँ, लेकिन वो अभी भी पहले वाला जियान नहीं बना। इसकी आंखों की चमक दर्द में बदल गई है। इसकी मुस्कुराहट खोखली है बहुत। इसकी मुस्कुराहट का दुख छिपाने में साथ नहीं देती। वो बहुत तकलीफ में है लीजे। अगर दवा की शादी ना हुई होती तो मैं इसे कहीं से भी ढूंढ निकालता, लेकिन अपने भाई की खुशी के लिए इसे वापस लाता। अफसोस से अपने भाई के लिए कुछ भी नहीं कर सका। इस बात का दुख तो मुझे भी है, लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम है ऊपर वाला जो भी करता है ना हमारी बेहतरी लिए करता है। अब देखे ना, मुझसे मेरे मामा बाबा ले लिए, मगर इसके बदले कितने ही प्यारे रिश्तों से नवाज दिया। और सबसे बड़ी बात, मेरा जीवन साथी इसको बनाया जिसने मेरी आधी परवरिश की है। क्या बात है बेगम, बड़ी समझदारी की बातें कर रही हो। साद ने कभी अलीजा से इतनी गहरी बातें नहीं सुनी थी। हाँ तो और क्या, मैं नहीं करती थी कि आप समझदारी की बातें। अलीजा ने साद के सीने से सर उठाकर कहा, अच्छा छोड़ो, बहुत दिन हो गए हैं मैंने मीठा नहीं खाया। हाँ चलें आइसक्रीम खाने। अलीजा उठकर बैठ गई। अलीजा हमेशा की मासूम साद की बात का मतलब नहीं समझ पाई। साद गहरी मुस्कुराती आंखों से अलीजा के मलाई होंठ देख रहा था। साद उठे न चले। अलीजा ने साद को हिलाया। साद ने अलीजा का हाथ पकड़कर इसको खुद पे गिरा लिया। साद क्या कर रहे हैं? साद ने एक ही करवट ली और अलीजा को बेड पर लेटाकर खुद ऊपर आ गया। अलीजा को तो अब इल्म हुआ था कि साद के इरादों का जो बिल्कुल भी नेक नहीं थे। साद देखिए, आपने कुछ भी किया ना था मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अलीजा घबराती हो रही, मैं मना लूंगा तुम्हें। साद ने अलीजा के लबों पर अपने लब रख दिए। साद ने अलीजा के दोनों हाथ इसके सर के ऊपर करके मुसीबत से पकड़े हुए थे। अलीजा के फरार का कोई रास्ता नहीं था। साद आप बहुत गंदे हैं, जाए मैं आपसे बात नहीं करती। अलीजा ने रोने की एक्टिंग की और रुख मोड़कर लेट गई। अरे जान, मेरी बीवी हो तुम, रोने वाली क्या बात है, इसमें हक है मेरा तुम पर। साद ने बच्चों की तरह अलीजा को बचकारा। अच्छा सॉरी, अब नहीं करूँगा, देखो मैंने कान पकड़ लिए। साद ने बाकायदा कान पकड़ लिए थे। एक शर्त पर राजी होंगी? अलीजा ने रुख मोड़ कर कहा, जी मेरी जान की सारी शर्तें मंजूर हैं। अजीजा खिलखिलाकर हंस दी। अच्छा फिर आप मुझे बताएं, आपको मुझसे मोहब्बत कब हुई? हाँ तो मैडम, आपके इस शोर को आपसे मोहब्बत इस दिन हुई थी जब मुलाकात के बाद आप मेरे रूम में सो गई थी। मैं इस दिन जब मैं तुम्हें उठाने के इरादे से आगे बढ़ा तो तुम्हारी मासूमियत का असीर हो गया। तुम्हें पता नहीं याद है कि नहीं, लेकिन मैंने तुम्हारे करीब आकर तुम्हारे चेहरे को चूमते बाल अपने हाथ से पीछे किए थे। इसके बाद भी हर रात में अपने बेड पर सोने लेटता तो अचानक से तुम्हारा ये चांद सा चेहरा मेरी नजरों के सामने आ जाता। इस वक्त मुझे पता चला मेरे दिल में एलिज़ा के नाम की कोंबल फूट चुकी है। फिर मैंने तुमसे दूर भागना शुरू कर दिया, क्योंकि तुम्हें देखने का मेरा नजरिया बदल चुका था। मुझे डर लगता था मैं अपने जज्बात पर काबू न पाया और कोई गलती होगी मुझसे तो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी, तुम मुझसे दूर हो जाओगी। फिर इस दिन तुम मेरे पीछे ही लगी। मुझे कॉलेज आपके साथ ही जाने हैं, मुझे मजबूरन तुम्हें लेके जाना पड़ा। इसके बाद जो हुआ है वो भी सब किसी शौक से कम नहीं था। तुम्हें अपनाना चाहता था, पर इस तरह नहीं जिस तरह तुम मेरी हुई हो। है निकाह के बाद मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत एक मजबूत दरख्त बन चुका था, जो मेरे दिल से मेरे मरने के बाद निकलेगा। साथ ने लेटे लेटे हुई एलिजा को अपनी बाहों में भरकर अपने सीने से लगाया। साथ में भी आपसे बहुत मोहब्बत करते। मुझे नहीं मालूम मुझे आपसे कब मोहब्बत और कैसे हुई, लेकिन मुझे यह ज़रूर मालूम है कि आपके बिना ज़िंदगी गुजारने का तस्वर ही मार देगा। अलीज़ा की आंखें भीग गई थी। मेरी जान बस अब रोना नहीं, हम हमेशा साथ रहेंगे। हमारे बच्चे होंगे, बहुत सारी क्रिकेट टीम बनाएंगे हम। साथ क्या हो गया है? अलीज़ा ने साथ के सीने पर मुक्का मारा। आज शर्म नहीं आती अपने शोहर को मारती हो? हाँ नहीं आती। वो दोनों एक दूसरे के बाहों में नींद की वादी में खो गए। दुआ कहाँ हो तुम, क्यों छोड़गी? मुझे याद आती है तुम्हारी। जयान आज भी दुआ की यादों में आंसू बहा रहा था। ये मैडम यहाँ याशी कर रही है मेरे फूल सी जान के साथ। इतना बड़ा करके भी अब अक्ल ठिकाने नहीं लगाता हूँ। साद ने ऑफिस से आते हुए रास्ते में साइमा को पकड़ को किसी लड़की के साथ देखा तो साद को याद आया कि इसने एलिजा के साथ क्या किया है। क्या करूँ मैं इसके साथ जिससे इसकी अक्ल ठिकाने आया क्या? साद की आंखें चमकी। हाय साइमा! साद ने साइमा के आगे गाड़ रोकी। साद कितनी अच्छे अंदाज पर साइमा तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। हेलो साद, कैसे हो तुम? साइमा इस लड़के को साइड पर करके बाकी चली आई। मैं ठीक हूँ साइमा, क्या तुम मेरे साथ खाना खाना पसंद करोगी? साद ने बड़े मीठे लहजे में कहा। हाँ क्यों नहीं साद। साइमा का कार का दरवाज़ा
और वह कार में बैठ गई। ओके बाय, तुम जाओ, कल मिलते हैं। साइमन ने इस लड़के को भगाया। चलो साथ। साथ ने जल्द से गाड़ी दौड़ा दी। कुछ देर बाद साथ ने एक शॉप के सामने कार रोकी और कुछ रस्सी खरीद ले लाया। साथ के हाथ में रस्सी देख साइमन घबराई। ये क्या, ये रस्सी के क्या करोगे? तुम्हें बांधूंगा, साथ ने दिल में कहा। कुछ नहीं, बस वो जियान अनी को तुम तो जानती हो ना, दोनों पीछे लगे थे झूला डाल के दें घर में एलिजा के लिए, तो बस इसी के लिए रस्सी ली है। साथ ने बात बनाई। ओह अच्छा। साथ का जवाब सुनकर साइमा मुतमिन हो गई। ऐसे कहाँ जा रहे हैं हम डिनर पर? साइमा ने साथ की तरफ रुक करके पूछा। एक नया रेस्टोरेंट खुला है, यहाँ से कुछ दूर है, लेकिन वहाँ का खाना बहुत अच्छा है। साथ ने दोबारा झूठ बोला। हम ठीक है, वैसे भी मैं तो 10 बजे तक का कह कर आई थी, अभी तो 7 ही बजे हैं। साइमन ने किराए में बंदी गाड़ी देखकर कहा। हम साथ खामोशी से ड्राइव कर रहा था। एक सुनसान सड़क पर साथ ने गाड़ी रोक दी। इसके आगे एक जंगल था। साथ, ये कहाँ ले आए हो? यहाँ तो कोई रेस्टोरेंट नहीं। साइमन ने घबराते हुए कहा। हाँ नहीं है। साथ के चेहरे पर चट्टानों की सी सख्ती आ गई। साथ, यहाँ क्यों लाए हो? साइमन ने घबराते हुए कहा। गाड़ी से तो निकलो, बताता हूँ। साथ ने साइमन को बाजू से पकड़कर खींच कर निकाला। आह साहब, ये क्या कर रहे हो? प्लीज छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। साइमन ने कराते हुए कहा। चुप चुप, बिल्कुल खबरदार, एक लफ्ज और भी अपनी घटिया जुबान से अदा किया हो तो जुबान काट के फेंक दूंगा। साथ दाड़ा। साइमन सहम कर चुप हो गई। साथ साइमा को जंगल के अंदर ले गया और दरख्त के साथ बांध दिया। हम ऐसे बहुत अच्छी लग रही हो तुम। साथ ने बंधी हुई साइमा का मजाक उड़ाया। साथ, तुम अच्छे नहीं कर रहे, मैं 1.5 सेकंड के तुम्हारी दुर्गुट बनाऊंगी। हाँ कहते ना, पहले ये बताओ अलीजा के साथ ऐसा क्यों किया? साथ ने गुस्से से कहा। मैंने क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया। साइमन ने लाइलमी का इजहार किया। चिटा इस घने जहर में साइमन के खूबसूरत चेहरे पर पड़ने वाले थप्पड़ की आवाज गूंजी। अब भगो जल्दी। साथ ने साइमन का बाल मुट्ठी में जकड़ते हुए कहा। मैं बहुत गुस्से में थी। मुझे बहुत बुरा लगता है जब जब तुम अदीजे की वजह से बेइज्जत करते थे, बातें सुनाते थे, फिर तुम्हारी शादी भी हुई। इससे मेरा गुस्सा और बढ़ गया। इस दिन जब मैं आइसक्रीम पार्लर में मिली तब भी तुमने बहुत बेइज्जत किया मुझे। मैं तुम्हें हासिल करना चाहती थी, इसलिए मैंने इसे पागल करने के लिए इस पर जादू करा दिया ताकि तंग आकर तुम इसे छोड़ दो, लेकिन तुम इससे दूर नहीं हुए। फिर मैंने तुम पर जादू करवा दिया ताकि एलिजा तुमसे खुद दूर हो जाए। साइमन सारी बातें सुनाने के बाद फुट फुट कर रोने लगी। प्लीज साथ, अब तो खोल दो मुझे। अब मेरी बात गौर से सुनो। जिस शख्स से तुमने गलत काम करवाया, इसको तुम खुद पुलिस के हवाले करोगी ताकि वह फिर से किसी की जिंदगी खराब ना कर सके। साथ ने एक एक लफ्ज चबा चबा कहा। मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम्हें सच बनाना जानना था ना, मैंने बता दिया। साइमन ने साथ की बात की नफी की। ठीक है सुनो। साथ ने मुस्कुराते हुए अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग चलाई। साइमन की सारी बातें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर चुका था। फिर ये क्यों किया तुमने? डिलीट करो इसको। साइमन चिल्लाई। चलाओ जितना चिल्लाती हो, इस जंगल में तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। तुम रहो यहाँ, मैं चलता हूँ। ये रिकॉर्डिंग मुझे पुलिस को भी देनी है। साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। नहीं नहीं साथ, मुझे यहाँ छोड़ के नहीं जाओ। जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी। साइमा मान गई। ठीक है, अभी मेरा मूड नहीं तुम्हें साथ करने का, जब मूड होगा आ जाऊंगा। साथ ने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। नहीं साथ नहीं, मुझे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते, प्लीज खोलो मुझे। साइमा ने चीख पुकार शुरू कर दी। चीहो चीहो, जितना चिल्लाने हैं चीहो। यहाँ बहुत से जंगली जानवर हैं जिनको तुम दावत दे रही हो। साथ कहते हुए वहां से निकल गया। साथ, प्लीज, आई एम सॉरी, प्लीज साथ, में अब नहीं करूंगी कुछ भी, कल भी अलीजा संग नहीं करूंगी। साइमा मुसलसल रो रही थी, लेकिन साथ गाड़ी स्टार्ट करके जा चुका था। साइमा गंदे जंगल में तनहा रह गई थी। जंगली जानवरों की आवाज सुन साइमा की बोलती बंद हो गई। मॉम डैड प्लीज आ जाए। साथ साइमा रो रो कर दवाई मांग रही थी। साथ घर पहुंचकर बहुत खुश है। इसने खाना खाया, सबसे बातें की, फिर काम का कहकर वापस इसी जंगल में गया। साइमा रोते रोते निडाल हो गई थी। साथ 2 घंटे बाद वापस आया था। साइमा का सर एक तरफ डडल किया था, बेहोश हुई थी। साइमा साथ ने पानी से भरी बोतल साइमा के चेहरे पर डाल दी। साइमा हड़बड़ा कर होश में आई। कौन कौन हो? दूर हटो मुझसे। कोई नहीं, मैं हूँ। चलो घर छोड़ो, तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई होगी। साथ ने रस्सियां खोल दे कहा। हाँ हाँ आ गई है। मैं अब कभी कोई गलत काम नहीं करूंगी और इस बाबा को पकड़वा दूंगी। साइमा ने खौफ से कहा। हाँ गुड। साथ ने साइमा का गाल थपथपाया। साइमा के पैरों में शिद्दत दर्द था। वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। साथ ने घर से कुछ दूर गाड़ी रोकी और साइमा को उतार दिया। साइमा अपने घर चली गई। साइमा ने तौबा कर ली थी, अब कभी गलत काम नहीं करेगी। साथ भी सुकून में आ गया तो साइमा को सीधे रास्ते पर लाकर 1 साल बाद। अलीज़ी आ जाओ यार, कहाँ रह गई हो? साथ दरवाजे पर खड़ा अलीज़ी को पुकार रहा था। अलीज़ी का
आज रिजल्ट आया ना था, वो सब दुआएं वसूल कर रही थी। दयान भाई आप मुझे तो दुआ देंगे ना? अनिक भाई की जैसे ये दुआ तो नहीं करेंगे ना कि मैं फेल हो जाऊं? अरे नहीं मेरी गुड़िया, जिंदगी के हर इम्तिहान में पास हो। दया ने अलीजा के लिए दुआ की। मेरी भी दुआ है मेरी भाई की रूठी हुई खुशियां वापस लौट आए। अलीजा ने दिल में अपने दयान भाई के लिए दुआ मांगी, जिसके चेहरे पर तो मुस्कुराहट होती थी लेकिन आंखें वीरान होती थी। दयान ठीक तो हो गया था लेकिन वो पहले की तरह शरारती शौक चंचल नहीं रहा था। वो अब ज्यादा बोलता भी नहीं था, संजीदा मिजाज हो गया था। अनीक की बहुत अच्छी जॉब लगी थी, वो इसी में खुश था। रिदा और अनीक की बातचीत न होने के बराबर होती थी, लेकिन रिदा के दिल में अब भी अनीक की मोहब्बत थी, अभी भी इसे पाने की चाह थी। रिदा के वालिदैन भी इसे टाइम दे देते थे तो वो बहुत खुश थी। कौसर बेगम अपने बच्चों की खुशी में खुश थी, लेकिन जयान की ओर देखकर इनका दिल करता रहता। वो अपने बच्चों को संजीदा देखना चाहती थी, लेकिन इस तरह से नहीं। छोड़े अंकल, क्या कर रहे हैं? छोड़े मेरा हाथ प्लीज अंकल। वो रोती बिलखती इज्जत बचाने की तक वदू कर रही थी। रानी, बहुत अरसे से मौके की तलाश में हूँ तेरे जैसी हुसीन परी के, लेकिन तू आज लगी है मेरे। आंटी आंटी अंकल को रोके, देखिए क्या कर रहे हैं। छोड़े प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। क्या कर रहा है तुम? बच्ची को छोड़ो, बच्ची को दरवाजा खोलो। तू जा कर सो जा, आज मैं इस हूर परी के साथ मजे करूंगा। अंकल छोड़े मुझे। इस परी पेकर लड़की ने अपनी पूरी कुव्वत से अपने सामने खड़े पुलिस को धक्का दिया और जल्दी से दरवाजा का लाक खोलकर बाहर निकल गई। मेरी बच्ची, इस की आंटी ने इस मासूम को अपने ममता भरे गोश में छिपा लिया। साली मुझे देख के देती है, बताता हूँ तुझे भी मैं। वो नशे में धुत आदमी दोबारा इस मासूम की तरफ बढ़ा। खबरदार, तुमने जो बच्ची के करीब भी आए तो। और डरी से भी लड़की अपनी आंटी के पीछे छुप गई। तू हट सामने से, आज इसे मैं खुश करना होगा। इसे मुझे खुश करना होगा। ये यहीं रहती है, खाती है, पीती है, हम किराया मांगते हैं क्या इससे? वो आदमी दोबारा आगे बढ़ा और इसकी बाजू पकड़कर जोर से खींचा। आंटी बचा लें प्लीज मुझे, दूर हट इस बच्ची से। इस औरत ने इस आदमी को धक्का दिया और इस लड़की को अपने पीछे खड़ा कर लिया। ये जॉब करती है, खुद कमाती है, अपना खाती है ये, और तुम्हें किस बात का परवाह? तुम तो खुद मेरी कमाई पर याशें करते हो। हमारी बेटी की उम्र की है ये लड़की, इसके बारे में ऐसा सोचने से पहले हमारी बेटी का ही ख्याल कर लेते। अब तुम जैसे शख्स को इस घर में और बर्दाश्त नहीं करूंगी, निकलो मेरे घर से। इस औरत ने इस आदमी को धक्के मारकर घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर दिया। ए दरवाजा खोल, तू खुद को समझती क्या है? खोल दरवाजा, भी बताता हूँ तुझे, खोल। वो आदमी अपनी बोलता दरवाजे पर खड़ा चीख रहा था। आंटी मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से आप लोगों की लड़ाई हुई। मेरी बच्ची रो नहीं, तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। तू दफा कर, वापस आ जाएगा खुद ही जब नशा उतर जाएगा। तू अब ऐसा कर, अपने घर चली जा। तेरे घर वालों ने तो घर भी बदल लिया है। तू अपनी माँ से बात कर और घर चली जा। इस आदमी का कोई पता नहीं। मेरी बच्ची तू चली जा, वापस घर। तेरी माँ तुझे सहारा दे देगी। ठीक है आंटी, मैं वापस घर चली जाऊंगी। ठीक है मेरी बच्ची, मैं बैठा दूंगी तुझे ट्रेन में। अब तू सो जा, रात बहुत हो गई है। जी आंटी। और फिर वो सोने लेट गई। अस्सलाम वालेकुम। रिदा अलीजा के घर सबको मिठाई खिलाने आई थी क्योंकि वो अच्छे नंबरों से पास हुई थी। वालेकुम अस्सलाम मेरी बेटी, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया आंटी। किस बात की मिठाई खाई जा रही है? प्रिंसेस जयान ऑफिस से अभी घर आया था। जयान भाई आप भी खाएंगे मिठाई? रिदा ने गुलाब जामुन उठाकर पूरा जयान के मुंह में ठोस दिया। मुझे क्या हबशी समझ रखे हैं? गुलाब जामुन से पूरा मुंह में ठोस दिया। जयान ने मुंह खाली होते ही रिदा को डांटा। नहीं सॉरी भाई, बस मैं बहुत खुश हूँ ना, इसलिए मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। मॉम डैड से भी डांटनी पड़ेगी इस दफ़ा, तो हर दफ़ा तो नंबर कम आने पर डांट पड़ती थी। रिदा ने आप बीती सुनाई। नंबर तो अच्छे आने थे तुम्हारे, तुम्हें ट्यूशन जो साथ भाई ने दिया है। जी भाई, ये तो आप सही कह रहे, इतना संजीदा होते थे वो मुझे और लीजा को पढ़ाते वक्त, जैसे सच में हमारे ट्यूशन टीचर हों। हाँ, वो ऐसे ही पढ़ाते हैं, मुझे और इन्हीं को भी ऐसे ही पढ़ाते थे। जियान ने मुस्कुराते होगा। वैसे ये आपकी भाभी जान नजर नहीं आ रही, कहाँ है? रिदा ने चारों तरफ नजर डाली। वह ख्वाब खरगोश की मजे ले रही हैं। जयान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कौन सा टाइम है सोने का? मना रहे हैं। रिदा ने गलाई में बांधी घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, अभी उठा कर लाती हूँ मैं इसको। रिदा बड़बड़ाती हुई अलीजा के रूम में चलेगी। तुम्हें पता है मेरा दिल नहीं करता तुम्हें खाने का, क्योंकि लोग तुम्हें खुशी में खाते हो, मेरे पास खुश रहने का कोई जवाब नहीं। मेरी खुशी तो रूठ गई है मुझसे। जयान टेबल पर रखे गुलाब जामुन के डब्बे से मुखातिब हुआ जो अभी रिदा रख के गई थी। अलीज़े अजीज़े उठो यार, कोई सोने का वक्त है क्या? उठो मोटी बहन, सो सो के वजन बढ़ा लिए है तुमने अपना।
ردا کے بینس کہنے والی علیزہ کی آنکھیں پھٹ سے کھل گئی۔ تم نے مجھے بینس کہا؟ کہاں سے بینس لگ رہی ہوں؟ یہ دیکھو، یہاں سے موٹی ہو۔ ردا نے علیزہ کے پیٹ پر انگلی رکھی۔ یہاں سے موٹی ہو تم؟ ردا نے علیزہ کے ہاتھ پر انگلی رکھی، پھر پیروں پر۔ علیزہ اور ردا کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ رکو، تم ابھی بتاتی ہوں۔ علیزہ ردا کی طرف لپکی۔ ردا علیزہ کے ارادے بام گئی، اس لیے جلدی سے بیٹ سے اتری۔ بچوں گی نہیں آئی تم مجھ سے؟ علیزہ ردا کے پیچھے بھاگی۔ دونوں پورے گھر میں دوڑ لگا رہی تھی۔ اتنے میں کوئی کمرے میں آیا اور ردا کا اس شخص سے زوردار تصادم ہوا۔ آؤچ، میرا سر! ردا نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اندھی ہو کیا؟ دیکھ کے نہیں چل سکتی تم؟ انیک کرتے ہوئے ردا کے سامنے کھڑا تھا۔ آپ ہی ہیں بدتمیز، کسی کے روم میں آتے ہیں تو ناک کر کے آتے ہیں۔ ردا کہاں چپ رہنے والی تھی۔ میرا گھر ہے یہ، میرا جہاں، جب جانے کا دل چاہے گا میں جاؤں گا، سمجھی؟ ہٹو اب میرے سامنے سے۔ انیک نے ردا کو جھاڑا اور کندھے سے پکڑ کر سائڈ پہ کیا۔ علیزہ ماما چائے کے لیے بلا رہی ہیں، اپنی اسٹریل دوست کو لے کے آ جاؤ۔ جی بھائی، میں فریش ہو کے آتی ہوں۔ علیزہ واش روم میں گھس گئی۔ انیک جانے کے لیے پیچھے مڑا تو ردا نے راستہ روک لیا۔ آپ کو شرم آتی ہے؟ اتنی پیاری لڑکی کو چڑیل کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو دیکھے، اپنے کوئی کاف کی جن سے کم نہیں ہے آپ بھی۔ ردا نے بھی حساب برابر کیا۔ تم سمجھتی ہے کیا ہو خود؟ کہاں تم اپنی ان اداؤں سے مجھے سے لڑائی جھگڑے کر کے مجھے پھنسا لوگی؟ تم جیسی امیر زادیوں کے پیتروں سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ تم لوگ اپنے شوق کے لیے اچھے لڑکے پھنساتی ہو، جب اس سے بھی اچھا لڑکا مل جائے تو تم پہلے والے لڑکے کو اپنی زندگی سے نکال باہر کرتی ہو۔ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو یہ سب کرتے ہو، محبت کے نام پر دھوکہ دیتے ہوئے؟ اس دن جو تم نے میرا لیٹر پڑھ کر کس کیا تھا نا، اس پر میں اسی دن سمجھ گیا تھا تمہارے یہاں آنے کا مقصد۔ سعد بھائی اور زیان بھائی نے تو تمہیں بہن بنا دیا، وہاں تو تمہارے چانس بننے نہیں تھے تو تم میرے پیچھے پڑ گئی۔ کیوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ یہ بھی بات ہے نا؟ انیک نے جذبات چھپانے کے لیے ردا کے جذبات پیروں تلے روڑ دیے۔ انیک کچھ دنوں سے ڈسٹرب تھا کیونکہ ردا نے انیک سے جب بات چیت لڑائی کا جھگڑا کرنا بالکل ختم کر دیا تھا۔ وہ اس کے سامنے کم ہی آتی تھی اور اس کے گھر پر آتے ہی وہ چلی جاتی تھی۔ ردا کا ناراض ناسا رویہ انیک کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا اور اپنے دل کی حالت خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ ردا کا چہرہ آنسو سے تر ہو گیا۔ انیک کو بہت تکلیف ہوئی۔ اس نے آنسو دیکھ لیکن وہ کچھ بولا نہیں۔ ہاں کرتی ہوں میں آپ سے بدلت، ویسی نہیں جیسی آپ سوچتے ہیں، سچی محبت کرتی ہوں میں آپ سے۔ میری محبت میرا خدا گواہ ہے، ہر نماز میں رو رو کر مانگتی ہوں اس خدا سے میں آپ کو، اور یہ محبت مجھے آپ سے تب ہوئی جب میں آپ کو جانتی بھی نہیں تھی۔ میں نے آپ کو ایک دن صبح کالج جاتے ہوئے آئس کریم پارلر میں ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے اس وقت آپ کی پکس بھی لی تھی۔ اس دن کے بعد آئس کریم پارلر کتنی دفعہ گئی لیکن آپ مجھے نہیں ملے۔ اس کے بعد میری علیزہ سے دوستی ہوئی، میں اس کے ساتھ آپ کے گھر آئی، اس طرح آپ بیمار تھے جب میں نے دیکھا آپ کو۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتی کہ میری محبت کے بدلے آپ مجھے سے محبت کریں، لیکن عزت تو کر ہی سکتے ہیں نا کہ میری اور میری محبت کی۔ ردا خاموش ہوگی لیکن اس کی آنکھیں ابھی بھی اشک بہا رہی تھی۔ روتے روتے وہیں زمین پر بیٹھ کے وہ گردن جھکائے بے آواز رو رہی تھی۔ آج انیک نے اس کی محبت کی بہت تذلیل کی تھی۔ آئی ایم سوری، غصے میں جانے کیا کیا بول گیا تمہیں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ انیک ردا کی باتیں سن کر شرمندہ ہو گیا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ انیک بھی ردا کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ ردا ابھی بھی سر جھکائے رو رہی تھی۔ ردا پلیز مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں میری باتوں نے تمہارا دل بہت دکھایا ہے، میں بہت پہلے سمجھ گیا تھا تم مجھ سے محبت کرتی ہے، اس لیے میں تمہیں خود سے دور کر رہا تھا، محبت سے واقف نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے دونوں بھائیوں کا حال دیکھا، سعد بھائی نے ماما کی مرضی سے شادی کی، وہ خوش ہیں، زیان بھائی نے محبت کی، ان کا حال تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہو۔ بس میں محبت کے انجام سے ڈرتا ہوں، پلیز تم مجھے بھول جاؤ، میری ماما جہاں کہیں گی میں وہیں شادی کروں گا اور اسی سے محبت کروں گا، پلیز ردا بھول جاؤ مجھے پلیز۔ انیک نے ردا کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ ناممکن ہے اور مجھے اپنی محبت اور اس خدا پر پورا یقین ہے، اپنے کسی سوالی کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ مجھے بھی انتظار رہے گا ہمیشہ آپ کا۔ ردا نے اپنے آنسو صاف کی اٹھ کھڑی ہوئی۔ انیک بنا کوئی جواب دیے روم سے باہر نکل گیا۔ علیزہ واش روم سے نکلی تو ردا کو اپنے انتظار رہ پایا۔ علیزہ آ گئی تم، چلو چائے پیتے ہیں۔ ردا زبردستی میں گئی۔ ردا کی آنکھیں اور ناک لال ہو رہی تھی۔ کیا ہوا ردا، تم ٹھیک ہو؟ ردا نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا سر میں درد ہے، چائے پی کر بس گھر جا کے آرام کروں گی۔ ہاں ٹھیک ہے چلو۔ وہ دونوں روم سے باہر چلی گئی۔ اے اللہ میری مدد فرما، میں تھک گیا ہوں بھاگتے بھاگتے، اپنا آپ چھپاتے چھپاتے ان وحشی درندوں سے، آخر میں کب تک بھاگتی رہوں؟ کیا کوئی نیک مرد میرے نصیب میں نہیں ہے؟ اگر نہیں تو مجھ پر اتنا رحم کر دے کہ مجھے عزت کی موت نصیب فرما، جو نماز پر خدا کے حضور خود کے لیے دعا گو ہوتی۔ اس کی آنٹی نے ٹرین کی ٹکٹ کروا دی تھی جو ایک دن بعد کے ملے تھے، کیونکہ انیک کو کیوں میرا پیار تمہیں نظر نہیں آتا؟
کیوں کرتے ہو میرے ساتھ ایسا؟ ردا اپنے کمرے کی چیزیں تباہ کرنے کی دڑبڑ پہ تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کے لال ہوئی تھی۔ وہ جب سے انیک سے بات کر کے آئی تھی ایسے ہی کمرے میں بند تھی۔ اس کی موم بھی آئی تھی تو اس نے کہہ دیا کہ اپنے کالج کی اسائنمنٹ بنا رہی ہوں، کوئی مجھے تنگ نہ کرے۔ میں کیا کروں ردا؟ میں نہیں چاہتا ہمارا حال بھی زیان اور دعا جیسا ہو۔ تمہاری محبت کو میں پہلے جان گیا تھا لیکن پھر بھی دور بھاگتا۔ لیکن جب مقابل کی محبت اتنی سچی پاک ہو، اسے نظر انداز کرنا مشکل ہو جائے تو محبت خود ہی ہو جاتی ہے۔ مجھے بھی تم سے ہو گئی۔ تمہارا غصہ، تمہارے جھگڑوں سے، تمہاری بے وقوف والی حرکتوں سے، تمہاری ناراضگی سے۔ انیک روم میں لیٹا اپنی سوچوں میں ردا سے ہم کلام تھا۔ سعد جی میری جان، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ کرو، میں اپنی جان کی باتیں سننے کے لیے تو ہوں یہاں۔ سعد نے شریر لہجے میں کہا۔ سعد دیکھیں، آپ ہر وقت مزاح نہیں کیا کریں، سنجیدہ ہو جائیں۔ بالکل، بہت ضروری بات کرنی ہے مجھے آپ سے۔ اچھا بولو کیا ہوا؟ سعد بھی سنجیدہ ہوا۔ مجھے انیک بھائی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ علیزہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ انیک کے بارے میں؟ اس نے پھر کوئی شرارت کی تمہارے ساتھ؟ بتاؤ مجھے کیا کی ہے اس نے؟ سعد نے سختی سوچا۔ نہیں سعد، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ اصل میں علیزہ کیا ہوا اتنے سسپینس کریٹ کر رہی ہو؟ سعد کا صبر ٹوٹا اور میں سوچ رہی ہوں کہ ہم اگر انیک بھائی اور ردا کی شادی، اوہ بیگم خدا کو مانو، اس گھر کو تم جنگ کا میدان نہیں بناؤ، ہر وقت لڑتے رہتے ہیں دونوں۔ سعد نے علیزہ کی بات بھی پوری نہیں ہونے دی اور اپنی بات کہہ ڈالی۔ سعد، یہ لڑائی سب دکھاوے کی ہے، اصل میں تو یہ محبت ہے ان کی۔ علیزہ نے سنجیدگی سے کہا۔ ردا اور انیک محبت؟ سعد پیٹ پکڑ کر ہنس رہا۔ سعد آپ ہنس رہے ہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ سنیں نا سعد، جائیں ہنستے رہیں، میں مما سے ہی بات کرنے جا رہی ہوں۔ علیزہ منہ پھیلائے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی دروازے کے پاس پہنچی تھی کہ سامنے سعد آ کھڑا ہوا۔ تمہیں اتنا یقین کیوں ہے؟ سعد سینے میں ہاتھ باندھے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ کیونکہ میں نے ان دونوں کی باتیں سنی ہیں۔ آج شام کو جب ردا آئی تھی اور مجھے اٹھانے میرے روم میں آئی تھی، پھر انیک بھائی بھی ہمیں چائے کے لیے بلانے آ گئے۔ میں فریش ہونے واش روم میں چلی گئی اور پھر میں نے ان دونوں کی ساری باتیں سن لی۔ اور انہوں نے ایسی کیا باتیں کی کہ تمہیں یقین ہوگا دوسرے دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہیں؟ سعد ابھی بھی سنجیدہ تھا۔ کہ ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ علیزہ نے سعد کی نظریں ملاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے۔ سعد ہلکے سے مسکرایا۔ چلو بولو اب کیا سنانا ہے تم نے؟ سعد علیزہ کو بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ علیزہ نے انیک اور ردا کے بیچ کوئی ساری بات چیت سعد کی گوش سے گزار دی۔ جب ہی دونوں چائے پیتے وقت گمسم تھے اور ردا تو چائے پیتے ہی چلی گئی تھی، سعد کو بات سمجھ آئی تھی۔ تو پھر اس بارے میں مجھے پہلے انیک سے بات کرنی چاہیے نا، کہ کیونکہ ان دونوں کے بیچ جو بھی ہے بات ہوئی ہے، اس سے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ انیک کے دل میں کیا ہے۔ نہیں، انیک بھائی سے نہیں، مما سے بات کریں۔ انیک بھائی جب ہی راضی ہوں گے، جب مما راضی ہوں گی۔ اور ردا تو محبت کرتی ہے نا انیک بھائی سے، آپ اپنی بہن کی خوشی کا خیال کر لیں۔ انیک بھائی بھی کرتے ہیں محبت ردا سے، بس وہ زیان بھائی کا حال دیکھ کر ڈر رہے ہیں کہیں وہ محبت کریں اور ان کے ساتھ بھی ویسا ہی نہ ہو تو وہ کیا کریں گے؟ یار علیزہ، تم میرے ساتھ رہ کر کتنی سمجھدار ہو گئی ہو۔ سعد نے علیزہ کی اتنی سمجھداری کی باتیں سن تو حیران ہی رہ گیا۔ ہاں تو نہیں ہونا چاہیے تھا کیا؟ علیزہ نے کڑے طریقے سے کہا۔ لیکن پھر ابھی میرا جتنی سمجھدار نہیں ہوئی تم۔ سعد مانی ہیضے سے کہتا علیزہ کی کمر میں ہاتھ ڈال گیا۔ سعد چھچھوریاں نہیں کریں، مجھے بتائیں ہم کیا کریں گے؟ علیزہ نے سعد کے رومانس کا گلا گھونٹا۔ سب کی فکر ہے تمہیں، میری فکر نہیں۔ کتنے دن ہو گئے میں نے میٹھا بھی نہیں کھایا، سعد نے بچوں کی طرح شکایت کی۔ سعد جھوٹ مت بولیں، پرسوں رات کو آپ نے سزا دینے کے نام پر اپنا منہ اچھی طرح سے میٹھا کیا تھا۔ علیزہ کو عادت ہو گئی تھی سعد کی ان حرکتوں کی، اس لیے اب وہ زیادہ شرماتی نہیں تھی۔ آج منہ میٹھا کروا دو گی تو کیا ہو جائے گا؟ سعد نے فرمائش کی۔ اور سعد میں کتنی سیریس بات کر رہی ہوں اور آپ ہر بات مذاق میں لے جاتے ہیں۔ علیزہ چڑھ گئی۔ اف، سعد میں کتنی سی یار تم بات تو صحیح کر رہی ہو، لیکن ریتا کو دیکھا ہے، اس کی فیملی کو دیکھے، کتنے امیر لوگ ہیں، ان کی گھر کا سارا کام نوکر کرتے ہیں، جتنی ہماری تنخواہ اس سے زیادہ مہنگی تو شاپنگ ہوتی ہے ان کی۔ ریتا کے موبائل سے ہی اندازہ لگا لو کتنا مہنگا آئی فون ہے اس کے پاس، کپڑے بھی برانڈیڈ پہنتی ہے وہ، اکرم، جنید، جمشید کے برانڈ والے۔ وہ ہمارے ساتھ کیسے رہے گی؟ میرا بیچارہ بھائی کما کے پورا ہو جائے گا۔ سعد نے آخر میں افسوس کیا۔ سعد، آپ کی سوچ میں جو افسوس ہو رہا ہے کہ زیادہ پیسہ مہنگے کپڑوں کے پیچھے بھاگنے والی لڑکی ہوتی نا تو میں اس سے کبھی دوستی نہیں کرتی، بلکہ اپنی جیسی امیر لڑکی سے دوستی کرتی اور انہیں کی بھائی سے بھی کبھی محبت نہ کرتی۔ لیکن ساتھ اسے یہ سب نہیں، محبت چاہیے، محبت کے رشتے چاہیے اسے۔ آپ کو پتہ ہے وہ ہمیشہ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں میری شادی بھی ایسی جگہ ہو جہاں سب محبت کرنے والے ہوں، بالکل تمہاری طرح، جیسے تمہاری فیملی میں رہتے ہیں۔ مجھے تمہاری طرح دیور نہیں بھائی ملے، ایک محبت کرنے والا شوہر، مما جیسی پیاری سی سانس جو اسے بیٹی بنا کر رکھے۔
यार एलिजा, चलो ठीक है, तुम्हारी सारी बातें तो इतना मैं ही जानता हूँ। रद्दा को तो पैसों के आगे रिश्तों की उम्मीद देती है, लेकिन इसके माँ बाप अपनी इकलौती लाडली बेटी का हाथ एक मामूली से ऑफिस में काम करने वाली लड़की के हाथ में क्यों देंगे? वो अपनी बेटी का हाथ किसी अपने जैसे खानदान में देना पसंद नहीं करेंगे। साद ने एलिजा को समझाया। साद, आप ठीक कह रहे हैं, पर मुझे यकीन है। रिदा मना लेके अपने पेरेंट्स को। हम जयान भाई के लिए तो कुछ नहीं कर सके, लेकिन अनीक भाई के लिए कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। अलीदर और हंसी के कहीं न कहीं ज़ियान की हालत का ज़िम्मेदार वो खुद को मानती थी। ठीक है, मैं अपने छोटे की खुशियों के लिए एक कोशिश ज़रूर करूँगा। साथ ने मुस्कुराते हुए अलीज़ा का हाथ थामा। हम सिर्फ भाई नहीं, बहन की खुशी के लिए भी। अलीज़ा ने अपना दूसरा हाथ साद के हाथ में देखा। हाँ मृदा भी तो मेरी बहन है, भूल गया मैं। साद ने सर पर हाथ मारते कहा। आप याद रखिएगा। अलीज़ा ने तन्वी के जी जी बेगम, ज़रूर ज़रूर। साथ अलीज़ा की आंखों में जगते मौका मिलती ही साथ की अलीज़ा के लबों पर झुमका था। साथ अलीज़ा के दोनों हाथ अपने हाथों में थामे हुए थे। अलीज़ा ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो हमेशा करती थी। सुकून आ गया यार, कसम से। साथ ने अलीज़ा से अलग होते ही बड़े मजे से कहा, आप बहुत छिछोरे हैं साथ। अलीज़ा ने शर्म से सुर्ख पड़ते चेहरा झुकाते हुए कहा, अभी छिछोरापन देखा ही कहाँ है तुमने? लेकिन एक दफ़ा ये निक का मसला हल हो जाए, फिर तुमसे अपने सारे हक वसूल करूंगा। बहुत वक्त दे दिया मैंने तुम्हें इस रिश्ते को समझने के लिए। साद ने मानी हेदी से कहा, अलीज़ा के जरा तो झुक ही गया था, गर्दन भी झुक गई। साद अलीज़ा की हालत के मजे लेता बेड पर सीधा होकर लेट गया। और खामोश बैठी अलीज़ा कलाई पकड़े खींचा तो अलीज़ा सीधे इसके सीने से आ लगी। साद ने हाथ बढ़ाकर साइड टेबल लैंप बंद किया और अलीज़ा का खुद में समेट आंखें मूंद गया। अलीज़ा भी अपने मिजाजी खुदा की पनाहों में जाते ही आंखें मूंद गई। सुबह नीक जयान ऑफिस चले गए। साद को वही मौका सही लगा कौसर बेगम से बात करने का। अलीज़ा भी साथ ही थी, कॉलेज की छुट्टी की थी इसने आज। वो मामा, आपने अनीक के बारे में कुछ सोचा? कोई लड़की नजर आई है तो क्या? आप अनीक के लिए साथ तनवीर बांधकर बात शुरू की। नहीं बेटा, मेरी तो कोई नजर में नहीं, किसी रिश्ते वाली को कहूंगी। जयान अनीक के लिए रिश्ता ढूंढे कोई अच्छा सा। कौसर बेगम ने मुस्कुराते कहा, अगर मैं कहूँ मैंने और अलीज़ा ने अनीक के लिए लड़की देखी है तो आप क्या कहेंगी? साथ ने माँ के चेहरे के तासरात देखते हुए कहा, हाँ देख ली है तो बहुत अच्छी बात है। मिल लेते हैं, लड़की इससे मुनासिब लगी तो बात आगे बढ़ा देंगे। बताओ कौन है लड़की? कौसर बेगम ने मोहब्बत से कहा। वो मम्मा, इस लड़की को आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। साथ ने फिर से माँ के तासरात देखे जो नॉर्मल थे अभी भी। अच्छा नाम तो बताओ बेटा। रिदा, लीजे की दोस्त। बेटा वो बच्ची तो मुझे बहुत पसंद है। साथ ने तो जैसे कौसर बेगम को दिल की बात कह दी। वो बहुत खुश हुई, लेकिन अगले ही पल इनकी खुशी मौज बढ़ गई। लेकिन बेटा इसकी घर वाले नहीं मानेंगे, इनमें और हम में जमीन आसमान का फर्क है। और फिर रिदा नीक लड़ते रहते हैं हर वक्त, पूरी जिंदगी कैसे गुजारेंगे? कौसर बेगम ने भी साद वाली बात की। मम्मा, एक दफा कोशिश करने में क्या हर्ज है? और क्या साद और मेरा सोच था कभी आपने शादी का देखी होगी ना। हम भी खुश हैं। इस दफा जवाब अलीज़ा ने दिया। लेकिन बेटा तुम दोनों लड़ते तो नहीं थे? तुम तो ना तो हर वक्त टाइम एंड जेरी बने होते हैं। एक चुड़ैल बन जाती है, दूसरा खड़ूस। कौसर बेगम ने बड़ी ही बेजारी से कहा, अच्छा ठीक है, मैं खुद अनीक से बात करूंगा इस बारे में। अगर इसने रजामंदी दे दी तो फिर हम बात करेंगे रद्दा के घर वालों से। साद ने कौसर बेगम और अलीज़ा को बारी बारी देखा। रद्दा को कौन मनाएगा? कौसर बेगम ने फिर सवाल। वो मेरी बहन है, मुझे पूरा यकीन है वो मान जाएगी। साद ने मान से कहा, ठीक है भाई, जैसे तुम लोगों को ठीक लगे करो। कौसर बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। साद अलीज़ा इतना खुश हुए कि दोनों सोफे से उठकर कौसर बेगम से चिपक गए। अरे बच्चों, क्या कर रहे हो? कौसर बेगम की गठी गठी आवाज निकली। ओ सॉरी मम्मा, दोनों पीछे हटे, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आप शाम को आऊँगा तो मैं इस खड़ूस से बात करूँगा। साथ मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। आंटी, मैंने अम्मी से तो बात कर ली है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। फिर भी मेरी वजह से मेरी अम्मी को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? मेरी बच्ची, तुम परेशान न हो। तुम्हारी माँ बहुत मजबूत हाथ, उन्हें कुछ नहीं हो गए इन्हें, तुम डरो नहीं। इनकी आंटी ने इसे दिलासे थे, खामोश होगी, लेकिन डर अब भी था दिल में। अनीक, मुझे तुमसे बात करनी है, तुम फ्री हो क्या? अनीक ऑफिस से आकर अपने रूम फ्रेश होकर बैठा था, तब वही साथ भी इसके बात करने रूम में चला गया। साथ भाई कैसी बात कर रहे हैं? आपके लिए तो मैं अपने सारे काम भी छोड़ दूं, अनीक ने बाल बनाते हुए कहा। मैं जानता हूँ मेरे दोनों भाई बहुत फर्मादार हैं। साथ मुस्कुराते हुए बेड पर बैठ गया। हम जियान से ज्यादा फर्मादार हो, अनीक ने अपनी तारीफ की। हाँ भाई, तुम ज्यादा फर्मादार हो, अब मेरे पास आके बैठो। साथ ने हंसते को हाँ, शादी के बारे में क्या सोचा है तुमने? अनीक के बैठते ही साथ ने सीधे मुद्दे की बात की। अनीक की हैरानी से हाथ को देखा, फिर नजर झुका गई। ये सब सोचने के लिए मेरे बड़े मौजूद हैं, मैं क्यों सोचूं फिर? अनीक ने अपने बड़े भाई को बाप की जगह सोचते हुए बुझाव दिया। तो मैं अगर कहूँ कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है और मामा भी राजी हैं तो तुम क्या कहोगे?
साद ने अनीक को नरम लहजे में कहा। अनीक की नजरों के सामने रिदा का आंसू से तर चेहरा आ गया। अनीक ने खुद पर काबू किया और दोनों आंखें को सख्ती से बंद करके दोबारा खोला। भाई, मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। अनीक के दिल में ठेस उठी थी। मुझे यकीन था मेरा सबसे छोटा बेटा मुझे कभी मायूस नहीं करेगा। साद ने प्यार से अनीक का माथा चूमा और उसे खुद से लगाया। अनीक की आंखों के सामने अभी भी रोती हुई रिदा खड़ी थी। अनीक, आपने अच्छे नहीं किया मेरे साथ। अनीक ने सख्ती से आंखें मीच ली। कुछ देर बाद साद कमरे से निकल गया। अनीक हारी हारी नजरों से दीवार को तक रहा था। इसको हर जगह रोती हुई रिदा नजर आ रही थी। अनीक रिदा की यादों से पीछे छुड़ाने के लिए कमरे से निकल गया। सबने खुशगवार माहौल में खाना खाया। अनीक आराम करने के बहाने रूम में चला गया। रेयान को भी ऑफिस के काम था, वह भी रूम में चला गया। बच्चे कौसर बेगम, अलीजा, साद। बात की तुमने अनीक से? कौसर बेगम ने सवाल की। जी मम्मा, कर ली। आपका लाडला राजी है, साद ने खुशी से कहा। क्या वो राजी है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। कौसर बेगम ने दिल के मुकाम पर हाथ रखते हुए कहा। जी मेरी प्यारी मम्मा, यकीन करने राजी है वो। साद ने कौसर बेगम को सात बच्चों की तरह खींचे। अलीजा खिलखिलाकर हंसी। हटो पीछे, ये हरकतें अपनी बीवी के साथ ही किया करो, मुझे नहीं पसंद ये सब। कौसर बेगम ने साद के हाथ झटकते हुए से कहा। ओह, आओ अलीजा, तुम्हारे पकड़ूं। साद ने हाथ अलीजा की तरफ बढ़ाया। साद, बंद करें छोड़िए, रद्दा को कॉल करें, मम्मा इसकी मम्मा से बात करेंगी। अलीजा ने साद के दोनों हाथ अपने रुखसार जाने से पहले ही अपने हाथों में कैद कर लिए और आंखें दिखाते हुए जवाब दिया। अच्छा कर रहा हूँ मेरी जान। साद ने जेब से मोबाइल निकालते कहा। कौसर बेगम के सामने जान के अनुभव अलीजा साद को घूरती रही। कौसर बेगम मुस्कुराने लगी। अस्सलाम वालेकुम साद रही। रिदा ने कॉल उठाते ही अदब से सलाम किया। वालेकुम सलाम मेरी गुड़िया, कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ साद भाई। ओके, ये बताओ तुम्हारी मॉम से बात हो सकती है? मम्मा को बात करनी है। रिदा को हैरानी। क्या? क्यों क्यों बात करेंगी? मेरी कोई शिकायत लगानी है क्या? रिदा घबराई। इसको लगा अनीक ने कल सारी बातें अपनी मॉम को बता दी। बेटा तुम क्यों घबरा रही हो? तुम करवाओ अपनी मॉम से बात, मेरी मम्मा शिकायत नहीं लगाएंगी। साद ने प्यार से कहा। जी भाई मैं करवाती हूँ। रिदा मोबाइल हाथ में लिए रूम में से निकली तो आयला बेगम रिदा को लॉन्च में ही बैठी नजर आई। मम्मा, मेरी दोस्त की मम्मा आपसे बात करना चाहती हैं। रिदा ने आयला बेगम की तरफ मोबाइल बढ़ाया। मुझसे क्यों बेटा? आयला बेगम ने सवाली नजर से रिदा को देखा। मम्मा, वो मुझे नहीं मालूम, आप बात कर लें। रिदा ने मोबाइल मॉम के हाथ में दिया और खुद इन्हीं के पास बैठ गई। अस्सलाम वालेकुम। आयला बेगम ने सलाम किया। वालेकुम सलाम बहन, कैसी हैं आप? कौसर बेगम ने मुअज्जब अंदाज में पूछा। में हमदर्द ठीक, आप बताएं कैसी हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। असल में मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी, अगर आप बुरा न माने तो। कौसर बेगम ने इजाज़त चाहिए। रिदा बेताब चेहरे के साथ बैठी थी। इसे लगा था सब खत्म, अभी इसकी माँ को सब पता चल जाएगा, फिर वो ज़बरदस्ती शादी करवा देंगी और अनीक इसके दिल के किसी कोने में दफन हो जाएगा। जी जी, क्यों बुरा मानूंगी? आप कहें, क्या कहना चाहती हैं आप? वो बहन, असल में हमारी रिदा हमारे घर आती है, सबको इससे बहुत लगाव हो गया है। अलीजा भी इसे बहन की तरह समझती है और मेरे बेटे तो रिदा को बिल्कुल बहन समझते हैं। तो मैं अपने छोटे बेटे अनीक के लिए रिदा का हाथ मांगने आपके घर आना चाहती हूँ, अगर आप मुनासिब समझे तो। कौसर बेगम बात खत्म करके खामोश हुई। आयला बेगम सोच में पड़ गई, फिर कुछ देर के बाद गोया हुई। जी मैं अपने हेडफ्रेंड से बात करके आप जॉब को जवाब देती हूँ। चलो ठीक है बहन, मुझे इंतजार रहेगा, कौसर बेगम ने जवाब दिया। फिर अलविदाई कलमात के बाद कॉल काट दी। रिदा, आयला बेगम ने घबराई हुई रिदा को मुखातिब किया। जी मॉम। रिदा अपने हाथ मसलते हुए गर्दन झुकाई हुई थी। क्या तुम्हें इस बारे में पहले से मालूम था? आयला बेगम ने रिदा को आंखें दिखाते हुए संजीदगी से पूछा। किस बारे में मॉम? रिश्ते के बारे में। आयला बेगम ने रिदा के सर पर बर्न फोड़ा। रिदा ने झटके से गर्दन उठाई। रिश्ता? किसका रिश्ता मॉम? रिदा के चेहरे से साफ जाहिर थे से कुछ मालूम नहीं इस बारे में। रिदा ने तुम्हारा रिश्ता मांगा है अपने छोटे बेटे अनीक के लिए। आलिया बेगम ने आंख से लज्जा कहा। क्या मॉम सच्ची? आंटी ने मेरे लिए और इन्हीं के रिश्ते की बात की है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। इस खड़ूस के लिए मेरा रिश्ता आया है। रिदा बच्चों की तरह उछल कूद करने लगी, कभी अपनी माँ के गले लग जाती, कभी खुशी से नाचने लग जाती। आलिया बेगम तो रिदा की खुशी देख के हैरान परेशान हो गई, आंखें जरूरत से ज्यादा खोली। अपनी 18 साल बेटी को 5 साल बच्चे की तरह उछलते कूदते करते देख रही थी। रिदा, क्या हरकतें हैं ये? यहाँ बैठो मेरे पास, मुझे बताओ क्या माजरा है ये? आयला बेगम ने रिदा का हाथ पकड़ा, दोबारा अपने पास उठाया, थोड़ी सख्ती से दिखाई। वो मॉम, असल में वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, शुरू से ही बहुत हैंडसम हैं, आदत के भी बहुत अच्छे हैं, अखलाक भी अच्छे हैं और बाहिया हैं। मॉम, इन 3 भाइयों के होते हुए मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं गैर महफूज हूँ। जियान भाई तो मुझे प्रिंसेस कहते हैं और सात भाई गुड़िया कहते हैं और सब मुझे बहुत चाहते हैं, मुझे अपने घर का फर्ज समझते हैं। रिदा चुप हुई तो इसके चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी। तुम जानती हो ना बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी अपने दोस्त के बेटे फारूक से करवाना चाहते हैं। आयला बेगम प्यार से बेटी को समझाया। मुझे नहीं करना इस मशीन से शादी। मॉम प्लीज बाबा को समझा, मुझे अपने घर में नहीं जाना।
मुझे ऐसे घर में नहीं जाना जहाँ सबको सिर्फ पैसे कमाने की फिक्र हो, रिश्ते इनकी नज़र में कोई उम्मीद ही नहीं रखते। रिदा ने मुंह बनाकर कहा, अच्छा पहले मुझे निक की पिक दिखाओ, मैं भी देखूं तुम क्यों इसके पीछे बावली हुई जा रही हो। हाँ क्यों नहीं मॉम। रिदा ने जल्दी से मोबाइल खोला और निक की पिक दिखाई, फिर दिखाती कि ये इतनी सारी पिक्स। आयला बेगम तो सदमे ही हुआ। जी मॉम, वो मैं जब भी इनके घर जाती हूँ ना, जब जब मुझे मौका मिलता है मैं इनकी पिक ले लेती हूँ। रिदा ने शर्माते हुए कहा, रिदा पागल हो, पागल ही हो तुम। लड़का तो माशाल्लाह बहुत अच्छे शहजादा दिखता है। आलिया बेगम को अनीक दिल से बहुत अच्छा लगा। तो मोम समझाए ना डैड को। इतना माँ का हाथ पकड़ कर जा गया, अच्छा तो मुझे अनीक की 3-4 तस्वीरें सेंड करो ताकि मैं तुम्हारे डैड को दिखाऊं और इन्हें मनाने की कोशिश करूं। आयला बेगम ने बेटी का साथ देने की ठान ली। ओके मोम। रिदा ने जल्दी से 3 से 4 तस्वीरें सेंड की। रिदा एक बात बताओ, हमारे जैसे अमीर नहीं, इनके घर में नौकर चाकर नहीं, हर काम खुद करना पड़ता है, क्या तुम रह सकोगी वहाँ। जी मॉम रह लूंगी। आपको पता भी नहीं कि आपकी बेटी को खाना बनाना भी आ गया है। क्या तुम्हें खाना पकाना आता है। रिदा आयला बेगम को झटकों में झटके दे रही थी। जी मॉम आता है। अलीजा और मैं कौसर आंटी के साथ सीखते थे खाना पकाना। इधर मुस्कुराई। ठीक है फिर बताओ कल क्या खिला रही हो अपने हाथों का। चिकन बिरयानी। रिदा झट से बोली, ठीक है रिदा। और आयला बेगम बातों में लगी। क्या कहा है मामा इन्होंने। साद अलीजा ने सभी से कहा, इन्होंने कहा कि अपने शौर से पूछ कर जवाब देंगी। कौसर बेगम ने संजीदगी से कहा, अल्लाह करे अंकल हाँ कर दें। अल्लाह करे अंकल हाँ कर दे। अलीजा वहीं बैठी दुआएं मांग रही थी। चला क्यों नहीं काट लेती तो। साद ने अलीजा को मुस्सा पढ़ाया। साद चला क्या होता है। अलीजा ने नसमझी से कहा, उफ कुछ नहीं चलो रूम में। साद ने अलीजा का हाथ पकड़ा। ओके मम्मा शब बहेर। अलीजा ने मुस्कुराते हुए कहा। कौसर बेगम भी अपने रूम में चली गई। सुनिए मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। आयला बेगम रूम में अभी दाखिल हुई थी। यूसुफ साहब उठे हुए थे, उन्होंने बात करने का सोचा। जी बेगम बोले, हम सुन रहे हैं। यूसुफ साहब सीधे होकर बैठे। वो मुझे रिदा के बारे में आपसे बात करनी है। जी कहें क्या बात है रिदा के बारे में। यूसुफ साहब पूरी तरह आयला बेगम की तरफ मुतवज्जो हुए। जी आप अच्छी तरह इस बात से वाकिफ हैं कि रिदा फारूक को बिल्कुल पसंद नहीं करती। हाँ मैं वाकिफ हूँ इस बात से, इसलिए मैंने अपने दोस्त को साफ इनकार कर दिया। मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी से ज़्यादा अहम कुछ नहीं। वृद्धा की दोस्त याद है आपको, जिसकी घर वो अक्सर जाती है। हाँ याद है, मुझे बहुत तारीफ करती है वो इन लोगों की, बहुत अच्छे लोग हैं। यूसुफ साहब ने मुस्कुराते कहा, जी इन लोगों ने रिदा का हाथ मांगा है अपने छोटे बेटे के लिए। आयला बेगम ने यूसुफ साहब को मदद बताई। तो आपने क्या कहा बेगम। मैंने कह दिया है एडवर्ड से पूछ के बताऊंगी। ठीक है, क्या आपने इनको मना कर दिया। यूसुफ साहब ने कुछ सोचते कहा, जी क्या आपकी नज़र में कोई लड़का है। जी मेरे ऑफिस का एक मैनेजर बहुत अच्छा और मेहंदी लड़का है। यूसुफ साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। रिदा भी इस लड़के को पसंद करती है। आयला बेगम थोड़ी देर खामोशी के बाद गोया हुई। इन बच्चों को क्या पता। अच्छा अच्छा बड़ा सा बस देखता है और बस पसंद आ गया। मैं थोड़ी होता है पूरी जिंदगी का फैसला होता है। आयला बेगम समझाएं इसको। देखिए आप अच्छी तरह से सोच लें। बेटी का मामला है, वो लड़का बहुत अच्छा है, शहजादा जैसा नजर आते हैं। रिदा काफी वक्त से जानती है इन लोगों को, अच्छे लोग हैं। आलिया बेगम ने बेटी के हक में गवाही दी। फिर भी वो बच्ची है, इसको क्या अकल। यूसुफ साहब ने संजीदगी से कहा। आयला बेगम को हर कोशिश नाकाम होती नजर आई। इन्होंने आखिरी कोशिश की। अच्छा एक दफा लड़का तो देख लें। आलिया बेगम ने मोबाइल में मौजूद अनी की तस्वीर यूसुफ साहब के चेहरे के सामने की। ये लड़का। यूसुफ साहब ने आलिया बेगम के हाथ से मोबाइल लेते कहा, जी ये ही है। आयला बेगम ने आते कहा, ये ही तो है मेरे ऑफिस का मैनेजर। यूसुफ साहब ने मुस्कुराते हैं, क्या सच में, मतलब आपकी और आपकी बेटी की पसंद एक ही है। आयला बेगम इस पूरी सीन में पहली दफा मुस्कुराई। जी बेगम सच में ये लड़का हीरे है, बहुत खुददार नेक है। यूसुफ साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बेगम बस आप इनसे कह दें हम रिश्ता नहीं सीधी मंगनी की रस्म अदा करेंगे। सच में आपको इतना यकीन है इस लड़के पर। आयला बेगम ने हैरानगी से कहा, जी बिल्कुल। यूसुफ साहब ने यकीन से कहा, ठीक है सुबह कह दूंगी, अब सो जाते हैं, रात बहुत हो गई है। आयला बेगम ने सोने की तैयारी पकड़ी और फिर दोनों सो गए। लेकिन रिदा और अनी की नींदें हराम हो चुकी थी। हाय छोटे, मैंने सुना है तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही है घर में। रेयान नाश्ते की टेबल पर आते ही शुरू हो गया। हाँ चल रही है, तो क्या करूँ मैं। अनिक ने संजीदगी से कहा, अबे मजनू, रिदा से इतनी मोहब्बत करता है तो बता दे सबको, इससे करवा देंगे शादी। क्यों हारे हुए आशिक की तरह मुंह बनाकर घूम रहा है। रेयान ने अनिक के कान में सरगोशी की, अपना मुंह देखा है तुम, बीमार आशिक जैसा। अनिक ने जल के कहा, हाँ मैं तो हूँ आशिक, सबको पता है मेरी जिंदगी में छोड़ गई है, कुछ नहीं कर सका तो कर सकता है ना। दया ने संजीदगी से कहा, सॉरी भाई, मेरा वो मतलब नहीं था। अनिक शर्मिंदा हुआ, कोई बात नहीं छोटे, दिल का रोग है, आशिक ही खिलाएगा। वहाँ पर रोटी है, हमसे बीमार ही नजर आएंगे। जियान ने आहिस्तगी से कहा। अनिक फिर कुछ किया था, कौसर बेगम ने टोक दिया। क्या तुम दोनों खसर फसर लगाई है, सीधी तरह से नाश्ता नहीं कर रहे।
दोनों भाइयों ने खामोशी से नाश्ता करने लगे। अरे तुम कहाँ भाग रहे हो माय फ्यूचर भाभी जान। रीता अपनी कार से उतरकर सीधी कॉलेज के अंदर जाने के चक्कर में थी। सार ने इसका रास्ता रोक लिया जो अलीजे को छोड़ने आया था। हटे ने जाने दे, रीता शर्माते हुए कहा। रीता कितनी ही बोल्ड सही, लेकिन इस मामले में रीता को भी हया ने आन घेरा। वाह वाह, मेरी बहन को भी शर्म आती है क्या? साद ने रीता का जायजा लेते हुए कहा। उफ साद, चुप कर जाए, कितना तंग करेंगे मेरी दोस्त को। जाए आप ऑफिस, नहीं तो लेट हो जाएंगे। लीजा ने अपनी दोस्त को बचाया। तुम कहाँ से आ गई हम बहन भाई के दरमियान? साद ने मुंह बनाते हुए कहा। साद ऑफिस जाए सीधे। रीता चलो अंदर। अलीजा रीता का हाथ पकड़ कॉलेज की तरफ बढ़ गई। अरे सुनो तो सही जान। साद ने पीछे से हाँक लगाई। अलीजा ने खुद को खूनखार नजर साद को देखा, पर साद को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अलीजा को देखकर हंसने लगा। अलीजा पैसे टकती वहां से चली गई। साद हंसता हंसता ऑफिस के लिए निकल गया। गुड मॉर्निंग सर। अरे अनीक आओ मियाँ, यहाँ बैठो जरा। अनीक अभी ऑफिस ही आया था कि यूसुफ साहब को बुलावा गया। अब वो यूसुफ साहब की खैर में हाजिर था। जी सर। अनीक मुस्कुराते यूसुफ साहब के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। बेटा देखो, मैं साफ बात करता हूँ, घुमा फिरा कर बात करने की मुझे आदत नहीं। ये बताओ तुम्हें मेरी बेटी कैसी लगती है? यूसुफ साहब अनीक के दिल की बात जानते जाते थे। सर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं ऐसे वैसा लड़के नहीं हूँ। अनीक को यूसुफ साहब से इस बात की उम्मीद नहीं थी। मैं भी कोई ऐसे वैसा बाप नहीं, बस अपनी बेटी की खुशियों की खातिर तुमसे पूछ रहा हूँ। यूसुफ साहब ने मुस्कुराते, सर आप कहने क्या चाहते हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा, प्लीज सही से बताएं। क्या बात है, मुझसे कोई गलती होगी है? अनीक के समझ में नहीं आ रहा था, क्या जवाब दे? रिदा को जानते हो? रिदा के नाम पर अनीक ने झटके से उठाया। वो यूसुफ साहब को देखा जो अनीक को देख के मुस्कुरा रहे थे। जी सर, जानता हूँ, मेरी बहन की दोस्त है। अनीक ने जरा संभल कर जवाब दिया। वो मेरी बेटी है। यूसुफ साहब ने बड़े इत्मीनान से बताया। ये सुनकर अनीक के माथे की बूंदें नमदार हुई। इसको अपनी नौकरी खताब पेश की थी नजर आई। घबराओ नहीं नीक, मुझे आपका रिवेजा रिश्ता मंजूर है। आप अपने घर वालों को कहेगा हम रिश्ता नहीं सीधा मंगनी करेंगे, और अगर आपके घर वाले मुनासिब समझे तो हम आज रात का डिनर आपके घर करना पसंद करेंगे। यूसुफ साहब ने अनीक का हाथ थाम कर कहा। अनीक एक तरफ सदमे था। सर मेरा रिश्ता कब भेजा मेरे घर वालों ने? अनीक सदमे से बाहर निकला। क्या आपको नहीं मालूम इस बारे में? यूसुफ साहब को तशवीश है। सर भाई ने रिश्ते का जिक्र तो किया था, लेकिन ये नहीं बताया था किससे रिश्ता तय कर रहे हैं। अनीक ने ठहर ठहर कर जवाब दिया। चलो कोई बात नहीं, अब मैं बता देती हूँ। अब बताएं आपको क्या चाहते हैं? यूसुफ साहब ने नरमी से कहा। सर मैंने इस फैसले का हक अपने घर वालों को दिया है। जो इनकी मर्जी है वही मेरी मर्जी है। अनीक ने सर झुकाकर जवाब दिया। हम अच्छी बात है बरखुरदार, मैं खुश हूँ। मेरी बेटी का नसीब तुम जैसे फरमादार लड़की के साथ जुड़ने वाला है। यूसुफ साहब ने फख्र से कहा। सर लेकिन आपकी इकलौती बेटी है, आप इसकी शादी एक मामूली से घराने में क्यों कर रहे हैं? आपको तो कोई भी अच्छी फैमिली मिल जाएगी। अनीक को शायद ये सब गलत लग रहा था। बेटा मेरी बेटी की खुशियाँ आपके साथ हैं। शादी में इसकी भले ही किसी अमीर घराने में कर दूं, लेकिन मेरी बेटी मोहब्बत के रिश्तों से महरूम रहेगी, जिसे हमेशा रही है। और मेरी बेगम ऑफिस के काम की वजह से इसको ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते थे। और वैसे ही मैं इसको अपने जैसे खानदान में बिठा दूँ, वहाँ भी वो अकेली रहेगी। मैंने अमीर फैमिलीज के बिगड़े हुए नौजवान लड़के लड़की देखे हैं, लेकिन मैं शुक्र अदा करता हूँ मेरी बेटी इन जैसी नहीं। इसने खुद को संवारा है, बिगाड़ा नहीं। मुझे पूरा यकीन है मेरी बेटी आपसे अच्छा जीवन साथी मिल ही नहीं सकता। थैंक यू सर, आपने मुझे इस लायक समझा। अनिक के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। लेकिन सर, लेकिन मेरी एक शर्त। अनिक ने मुस्कुराहट से बैठी। हाँ बोलो। सर मैं अब यहाँ जॉब नहीं करूँगा। मेरी गैरत मुझे गवारा नहीं करती कि मैं अपने होने वाली बीवी के ही पैसों पर इतनी आशियाना बनाऊँ। बेटा ये आप ठीक कह रहे हैं, मुझे मेरा कोई बेटा नहीं, मेरी एक ही बेटी है जिसको इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये सब तो आपको ही संभालना होगा, और आपकी जगह कोई भी होता तो भी यही कहता। अब मैं कल से ऑफिस नहीं आऊँगा, ये सब आपको ही हैंडल करना पड़ेगा। यूसुफ साहब ने अनीक को अपना बेटा मान लिया था। सर आप क्यों नहीं आएंगे? भाई मुझे अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारना है बहुत सारे, फिर आप इसको ले जाओगे हमेशा के लिए अपने साथ, इसलिए मैं अब अपना सारा वक्त अपनी बेटी को दूंगा, जो मैं इतने सालों से नहीं दे सका। यूसुफ साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन सर बस होरदार, और कुछ नहीं सुनूंगा मैं। यूसुफ साहब ने हाथ उठाकर अनीक को खामोश करवा दिया। ओके सर, जो आपको ठीक समझा। अनीक ने मुस्कुरा कर कहा। ये सर क्या लगा रखे हैं? डैड बोलो मुझे। अब यूसुफ साहब ने हफ्के से कहा। सर अभी शादी तो नहीं हुई। अनीक ने नजरें झुका कर। हाँ तो क्या हुआ, दामाद नहीं हो? बेटा मानता हूँ मैं आपको। यूसुफ साहब ने नवीन से कहा। ओके सर, सॉरी डैड, हम खुश। यूसुफ साहब ने कुर्सी से उठकर अनीक को गले लगाया। अच्छा बेटा, यहाँ से घर जाना, पहुँचते ही मुझे कॉल कर देना। रात तक पहुँच जाओगी तुम? आंटी आपकी बहुत याद आएगी, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा, बिल्कुल मेरी अम्मी जैसा। वो बड़ी पेगी लड़की अपनी आंटी की गले लगकर रो रही थी। नहीं मेरी बच्ची, ऐसे नहीं रो, मैं आऊंगी तुमसे मिलने। तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो, इसकी शादी हो गई,
اس کی بات وہی تو تھی جس کے ساتھ میں اپنے دکھ سکھ بانٹا کرتی تھی۔ تم ہیر سے جاؤ، ٹرین کا ٹائم ہو گیا ہے، تم اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ اس کی آنٹی نے محبت بڑا بوجھ اس کے ماتھے پہ دیا۔ خدا حافظ آنٹی، اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ اپنی چادر سنبھالتی ٹرین میں آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ جا میری بچی، خدا کے ایمان میں۔ آنٹی نے اپنے دوپٹے سے آنسو پونچھے اور گھر کی راہ لی۔ موم موم کہاں ہے آپ؟ ریتا اپنے کالج سے آئی تھی، پوری گھر میں اپنی موم کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ارے کیا ہوا بیٹا، کیوں شور مچا رہی ہو؟ عائلہ بیگم کچن سے باہر آئی۔ موم یہاں بیٹھے۔ ریتا نے اپنی موم کو پکڑے صوفے بٹھایا۔ آپ نے ڈیڈ سے بات کی؟ ریتا نے اپنی ماں کے سامنے بیٹھ کے پوچھا۔ بیٹا ابھی کالج سے آئی ہو، فریش ہو جاؤ، کھانا کھا لو، پھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ نو موم پلیز ٹیل می، ڈیڈ نے کیا کہا؟ پلیز موم ٹیل می، پلیز پلیز۔ ریتا عائلہ بیگم کو کسی قیمت نہیں بچنے والی تھی۔ اچھا بیٹا بھائی بات سنو، میں نے بہت سمجھایا تمہیں ڈیڈ کو لے کر۔ عائلہ بیگم ایک دم اداس ہوئی۔ لیکن کیا موم؟ ریتا نے بےصبری سے، وہ نہیں مانے، پھر میں نے ان کو تصویریں دکھائی۔ عائلہ بیگم خاموش ہوگی۔ موم پلیز بتائیں ڈیڈ نے کیا کہا؟ ریتا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تمہارے بابا نے ہاں کر دی؟ عائلہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ریتا سن کر پہلے حیران ہوئی، پھر اپنی موم کے ہاتھ پکڑ کر ان کو کھڑا کیا اور ان کو لے کر زور زور سے گھومنے لگی۔ موم میں بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں۔ میں بہت خوش ہوں۔ پورا لاؤنج میں اپنی موم کو لے کے گھوم رہی تھی۔ ریتا بیٹا کیا کر رہی ہو؟ گر جاؤں گی۔ عائلہ بیگم کا تو سر ہی چکرا گیا۔ عائلہ بیگم اپنا گھومتا سر لے کر صوفے پر بیٹھ جمع ہوں۔ موم میں کیسے اپنی خوشی بتاؤں، میں بہت خوش ہوں۔ ریتا نے عائلہ بیگم کو اپنی باہوں کے سہارے ملے۔ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں، تمہارے چہرے سے تمہاری خوشی یہاں ہے میری بچی، تم ہمیشہ ایسے ہی خوش رہو۔ عائلہ بیگم نے ریتا کو خود سے لگایا۔ ماما کہاں ہیں آپ؟ انیک بھائی کیوں شور کر رہے ہیں؟ ماما نماز پڑھ رہی ہیں کمرے میں۔ علیزہ کچن سے نکلی۔ تم ادھر بیٹھو ذرا۔ انیک نے علیزہ کی کلائی پکڑ کے صوفے پہ اٹھایا، خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ تم سب کی ملی بقیت تھی نا، مجھے بیوقوف بنانا ہے تم دونوں نے۔ انیک نے سختی سے کہا۔ کس بارے میں کہہ رہے ہیں آپ؟ انیک بھائی علیزہ کو سچ میں سمجھ نہیں آئی انیک کی بات۔ زیادہ بولی نہ بنو، تم نے ہی ضرور سب کو کہا ہوگا ریتا اور میرے رشتے کی۔ انیک نے حقیقت، اوہ تو آپ اس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ہاں تو میں ہی کیا کرتی، مجھ سے آپ کی محبت مجنوں والی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی میرے پیارے بھائی۔ علیزہ نے مسکراتے انیک کے دونوں گال پکڑ لیا۔ بلا وجہ ہی میں کب کا بنا مجنوں؟ انیک نے ہاتھ جھڑکے علیزہ کے۔ بس رہنے دیں، آپ مجھ سے کچھ چھپا نہیں۔ اس دن جب آپ دونوں میرے روم میں لڑ رہے تھے نا، میں واش روم میں تھی، میں نے ساری باتیں سن لی تھی۔ علیزہ نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ گڑیا کتنی بری بات ہے نا، تم ہماری پرسنل باتیں سنی۔ انیک تھوڑا نرم پڑا۔ یار بھائی کیا ہے، سن لیا تو اچھا ہوا نا، میں آپ کو زیان بھائی جیسا بنتا نہیں دیکھنا چاہتی تھی، علیزہ نے دکھ سے کہا۔